तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गया था, क्योंकि हमने देखा था उसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के नोट के ऊपर ख़त्म होती है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉकर जो है पूरी दुनिया के सामने एक आदमी की जान ले लेता है। और उसके बाद रूमर्स की माने तो ये बताया जा रहा था कि ये एपिसोड जो है इस पूरी सीरीज़ का सबसे लंबा एपिसोड होने वाला है। साथ ही इसमें जो है हमें बड़ा कैमियो भी दिखने वाला है कॉमिक बुक से, तो इसलिए इसकी जो है एक्सपेक्टेशन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, लेकिन मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन ज़रा सी भी नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि सच कहूँ तो ये नॉर्मल जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज कैमियो नहीं साबित होने वाला है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हमारे पास जो होती है यहाँ पे ठीक उसी के बाद होती है जब जॉन वॉकर जो है वहाँ पे उस शख्स को जान से मारने के बाद भागता हुआ एक जगह पे आ जाता है, एक वेयर हाउस के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका पीछा करने के लिए फैल्कन और विंटर सोल्जर आते हैं, जहाँ पे फैल्कन जो है उसको थोड़ी बहुत बातचीत के जरिए बताने की कोशिश करता है कि उसने जो गलती करी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर वो अपनी इस गलती को मान लेगा तो यूएस गवर्नमेंट जो है उसको कम से कम सजा देगी और शायद हो सकता है कि माफ़ भी कर दे। लेकिन यहाँ पे फैल्कन जो है उससे कहता है कि तुम मुझे मेरी शील्ड वापसी कर दो। तो ये बात जो है जॉन वॉकर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि उसकी शील्ड उससे वापसी मांग रहा है फैल्कन, और तब इनके बीच शुरू होता है एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला। लेकिन इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर अगर आपने इस बात को नोट किया होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉन वॉकर का जो सुपर सोल्जर सीरम उसने लिया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। कहीं हद तक हमें ऐसा भी लग रहा था कि वो जो है यहाँ पे बकी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमें फील हो रहा है, यहाँ तक कि वो फैल्कन और बकी को दोनों को एक साथ जो है ज़बरदस्त किस्म की टक्कर भी दे रहा होता है उस शील्ड की मदद से। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो उसका सुपर सोल्जर सीरम था उसके पास क्योंकि पहले एक सोल्जर की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, तो इस वजह से इसकी जो पावर्स है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जॉन वॉकर बकी को एक जोर से धक्का मारने के बाद उसका आर्म जो है डिसेबल भी कर देता है, उसको थोड़ी टाइम के लिए बेहोश भी कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉन वॉकर के पास इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने सिर्फ बेयर हैंड से जो है फैल्कन के सूट से उसके विंग्स उखाड़ के बाहर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इस फाइट के अंदर जॉन वॉकर जो है इस हद तक पहुंच चुका था कि वो फैल्कन को जान से मारने वाला था, लेकिन वहीं पर अगर बकी नहीं होता उसको बचाने के लिए तो वो शायद फैल्कन को मार भी देता। लेकिन हम देखते हैं इस पूरी की पूरी फाइट के दौरान यहाँ पे जो जॉन वॉकर का हाथ होता है, लेफ्ट आर्म जिसके अंदर उसकी शील्ड होती है, वो उसका हाथ टूट जाता है। और हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे फैल्कन को वो शील्ड उसकी वापसी लाके दे देता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पे हम उसी जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मामा डोनिया का फ्यूनरल हुआ था और कार्ली यहाँ पे मौजूद थी जब उसको सैम समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त इनसे मिलने के लिए टॉरिस आया हुआ होता है जो कि फैल्कन का साथी है, और वो यहाँ पे बेसिकली उनसे थोड़ी बहुत हाय हेलो करता है और पूछता है कि तुम्हारे ये विंग्स कैसे टूट गए। लेकिन फैल्कन इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अभी इसकी बहुत बुरी तरीके से शामत आई है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे फैल्कन जो है अपनी शील्ड उठा के आगे की तरफ चल देता है, लेकिन वहीं से जब टॉरिस पूछता है कि तुम अपने विंग्स को अपने साथ लेके नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे फैल्कन बोलता है कि इनको तुम ही रख लो। यहाँ पे जो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक तरह की कि यहाँ पे जो है आगे जाके जब सैम जो है वो कैप्टन अमेरिका का मेंटल ले लेगा तो हो सकता है कि टॉरिस जो है वो फैल्कन का टाइटल ले ले, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा हो चुका है कि टॉरिस नाम का जो कैरेक्टर है वो आगे जाके फैल्कन बनता है। तो यहाँ से हमें शायद फॉर शेडोइंग की जा रही है कि आगे जाके टॉरिस इस सीरीज के एंड में फैल्कन बन जाए और जो फैल्कन है वो कैप्टन अमेरिका बन जाएगा। इसके बाद हम यूएस एजेंट के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कोर्ट के अंदर बेसिकली उसकी सुनवाई की जा रही है। एक तरह से इसको सुनवाई तो नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना फैसला सुना रही है कि तुमसे कैप्टन अमेरिका का टाइटल जो है वापसी छीना जाता है और उसके साथ जो अथॉरिटीज़ थी वो भी तुमसे वापसी छीनी जाती हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि वॉकर जो है यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने कांड ही इतना बड़ा करा है। लेकिन हम देखते हैं कि वॉकर फिर भी यहाँ गुस्से में एकदम आके जो है उन सबको सुनाने लग जाता है और कहता है कि मैं अब तक सिर्फ वही करता हूँ जो आप लोगों ने मुझसे करने के लिए कहा है, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे ट्रेन करा है। मतलब इसकी बात भी अगर देखी जाए वॉकर की तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वॉकर जो है एक सोल्जर था, उसका काम था टेररिस्ट को मिटाना किसी भी हद तक जाने के लिए, और अब बेसिकली जब उसके सामने एक नया टेररिस्ट आया जो कि सुपर ह्यूमन है तो उसने उसको रोकने के लिए वही करा है जो वो अपने फौज के अंदर किया करता था। तो एक तरह से देखा जाए तो इन सब के अंदर जॉन वॉकर की कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसको शुरू से ही इसी तरह का एक खतरनाक इंसान बनाया गया है कि किसी के ऊपर कोई रहम नहीं करना है, बस जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें उसको मिटा देना है। लेकिन इस बात में हम देखते हैं कि सेनेट जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है जॉन वॉकर के इस बिहेवियर को देख के, और कहती है कि तुम्हारे लिए अभी के लिए सिर्फ इतना अच्छा यही होगा कि तुम खामोशी से अपने घर पे बैठ जाओ, वरना हम चाहें तो तुम्हें एक बहुत बड़ी काल कोठरी में भी सड़वा सकते हैं। और इसलिए हमें यहाँ से रेफरेंस किसी और का नहीं बल्कि आइजा ब्राइडली का दिया जा रहा है, जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने उनको भी जो है एक जेल के अंदर 30 साल तक सड़ाया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉन वॉकर कोर्ट से बाहर निकला हुआ था और उसकी वाइफ उसके पास आके बैठती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि इस वक्त तुम्हें अपने आप के ऊपर जो है फोकस करना होगा, अपने ऊपर जो है फोकस करो, अपना आपा बिल्कुल भी मत खो, और सबसे पहले जाके लेमार जो है उसके पेरेंट्स से मिलो क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, इस वक्त उसके पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत होगी। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक लेडी आते हुए नजर आती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक के अंदर है, और वो अपना आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाती है कॉन्टेसा वैलेंटीना
एलेग्रा दी फोर्टाइन। और बेसिकली ये वही शख्स था जिसके बारे में हम इतने टाइम से र्यूमर सुनते हुए आ रहे थे कि एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक का हमें कैमियो नजर आने वाला है, एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है जो कि कॉमिक्स में काफ़ी बड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेसा के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी जो है निक फ्यूरी के साथ एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। आप उनको एक तरह से समझ सकते हैं कि निक फ्यूरी और इसका एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन चलता रहता है। कॉमिक्स के अंदर ये एक वक्त में मैडम हाइड्रा भी रह चुकी हैं, ये शील्ड के लिए भी काम कर चुकी हैं, रशियन एजेंसी के लिए भी काम कर चुकी है और हाइड्रा एजेंसी के लिए भी काम कर चुकी हैं। मतलब ये लेडी जो है इसके कनेक्शंस दुनिया भर में हर जगह मौजूद हैं। इनको अगर हम डबल एजेंट बोले तो ये बहुत छोटा लफ्ज होगा, ये तो ट्रिपल एजेंट से भी कहीं ज़्यादा बड़ी की एजेंट हैं। ये कभी किसी की नहीं होती हैं और ये जिससे चाहे अपना मतलब निकालवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर बात की जाए उस मशहूर कैमियो की तो ये कोई इतना मशहूर कैमियो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो व्यूवर्स हैं उनके हिसाब से ये कैरेक्टर कोई भी कॉमिक बुक में ज़्यादा जानने वाला नहीं है। इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को हमने कॉमिक्स में ही तकरीबन 20-25 बार देखा होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमने इसको कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने जैसे कि अपने चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले ही सीक्रेट वॉरियर की एक सीरीज़ को शेयर करा था, तो उसमें हमने कॉन्टेसा के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से देखा था। तो इसीलिए मैं इसको देखते ही पहचान गया कि ये कैरेक्टर कौन है। और बेसिकली ये लेडी यहाँ पे आगे बताती है कि वो जॉन वॉकर के ऊपर काफ़ी टाइम से नजर रख के बैठी है और उसके हर एक मूव के बारे में उसको पता है। वो लोग ये भी जानते हैं कि उसने सुपर सोलर सीरम को ले लिया है, वो ये भी जानते हैं कि उसके पास इस वक्त शील्ड मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कॉन्टेसा जो है ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, बल्कि वाकई में ये किसी शील्ड जैसी एजेंसी के लिए काम करती है और ये यहाँ पे बेसिकली जॉन वॉकर को रिक्रूट करने के लिए आई है। और हम देखते हैं कि वो जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूं तो मेरी कॉल को ज़रूर उठा लेना, और वो अपना कार्ड जो उसकी वाइफ को दे जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो एक तरफ से वाइट और एक तरफ से ब्लैक होता है और वो ये कार्ड देके यहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो इस वाले पार्ट के ऊपर हम अपनी वीडियो के लास्ट में थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कार्ली जो है वापसी अपने उसी घर में आती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि जीआरसी वालों ने रेड मार के हर चीज़ को जो है जब्त कर लिया और बंद करवा दिया है। तो यहाँ से बेसिकली कार्ली का जो मोटिव है हमें बताया जा रहा है कि अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ये तो होना ही था क्योंकि लास्ट एपिसोड में जॉन वॉकर ने जो करा है, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड उसके साथी को जो है बीच सड़क पर लाके इतनी बुरी मौत मारना, तो कार्ली अब पीछे हटने का नाम नहीं लेगी कभी भी। इसी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं सोकोविया के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जीमो जो है एक मेमोरियल के सामने आके खड़ा हुआ होता है और बेसिकली शायद ये मेमोरियल जो है यहाँ के लोगों की मेमोरी में बनाया हो जो लोग अल्ट्रॉन के हमले में मारे गए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो खड़ा हुआ यहाँ पे सुकून का सांस ले रहा होता है, लेकिन अगले पल बकी उससे मिलने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जीमो इस बात को भी बताता है कि उसने इस बात का फैसला करा है कि वो बकी को नहीं मारेगा। अब बकी को क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि दरअसल बकी भी एक विंटर सोल्जर है और जीमो की लाइफ का ये पूरा का पूरा मोटिव है कि वो जो है किसी भी विंटर सोल्जर को दुनिया में जिंदा जीने नहीं देगा। लेकिन उसने बकी के लिए फैसला करा है कि वो उसको नहीं मारेगा। लेकिन यहीं अगले बार हम देखते हैं कि बकी अपनी गन को जो है उसके सर पे पॉइंट करके उसको मारने लगता है और वो गन खाली होती है। और ये वही शॉट सेम हमने जो कॉमिक्स के अंदर देखा था कि बकी अपने हाथ से बुलेट्स गिरा रहा होता है, क्योंकि बेसिकली बकी ने उसकी यहाँ पे जान तो बख्श दी है, लेकिन वहाँ पे अगले बार ये डोरा मिलाजे के लोग आ जाते हैं और उसको अपने साथ पकड़ के वकांडा ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आयो जो है वो बकी से ये भी कहती है कि अभी कुछ टाइम के लिए तुम वकांडा से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हम लोग यहाँ से जीमो को जो है राफ्ट प्रिजन लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर की गई है कि यहाँ से ये उसको वकांडा लेके नहीं जा रहे अभी के लिए, बल्कि इसको राफ्ट प्रिजन के अंदर छोड़ रहे हैं। अब राफ्ट प्रिजन दरअसल वही प्रिजन है जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर हमने देखा था, जहाँ कैप्टन अमेरिका की टीम के मेंबर्स को पकड़ने के बाद रखा गया था समंदर के अंदर, और जिसको थंडरबोल्ट रॉस चला रहे हैं। तो जीमो को भी बेसिकली उसी जेल के अंदर भेजा जा रहा है, ये वकांडन जेल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयो के जाने से पहले बकी उससे कहता है कि तुम्हारे जाने से पहले मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए होगा। और उस वक्त हमें नहीं बताया गया कि ये फेवर क्या था, लेकिन इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। और इसी के बाद हम लोग दोबारा मैरीलैंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे फैल्कन अपनी शील्ड के साथ जो है यहाँ पे आइजा ब्राइडली से मिलने के लिए आया हुआ है। और उसको यहीं रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि उनका ग्रैंडसन है, जिसका नाम आइजा ब्राइडली है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लड़का जो है आगे जाके यंग एवेंजर्स का हिस्सा बनेगा और उसको जो है सुपर हीरो नाम पैट्रियट से जाना जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें सीरीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि इसके पास कोई सुपर पावर्स हैं या आगे जाके ये कोई सुपर पावर्ड बीइंग बन सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली फैल्कन जो है इस शील्ड के हवाले से पूरी की पूरी सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मतलब अब फैल्कन के पास शील्ड तो आ गई है, लेकिन अब क्या उसको वाकई में कैप्टन अमेरिका बन जाना चाहिए? तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जो है लेगेसी को जानने के लिए वो यहाँ पे आइजा ब्राइडली के पास आया है और उनसे चंद बातें वगैरह करता है। और बेसिकली इन सब के बीच ही में आइजा ब्राइडली बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या क्या किया है। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ सोल्जर्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उनको इस बारे में नहीं पता था कि उनको किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर किया जा रहा है। बस उनको ये कहा गया था कि उनको टेटनस के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जैसा कि वो बच्चे रोड पे गिरने के बाद उनको लगाए जाते हैं ना, वो वाले इंजेक्शन। लेकिन दरअसल वो सुपर सोलर सीरम के इंजेक्शन थे और वो बताते हैं कि जिसमें से बहुत सारे लोग थे वो उस इंजेक्शन को लेने के बाद ही मर गए थे और कुछ लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मरते गए। लेकिन मैं और मेरे साथ कुछ और लोग थे जो कि जिंदा बच गए थे और हमें मुख्तलिफ मिशन में भेजा गया था, जिसमें से एक मिशन के ऊपर उनके सारे साथियों को कैद कर लिया गया था और वो सिर्फ अकेले ही बच गए थे। और यूएस गवर्नमेंट ने अपने साथियों को वापसी लाने के बारे में कुछ नहीं सोचा था, बल्कि वो तो यही चाह रहे थे कि उन्होंने जो ये बना दिए सुपर सोल्जर्स अब इनको खत्म किया जाए, क्योंकि वो कभी भी एक ब्लैक सुपर सोल्जर को कैप्टन अमेरिका का टाइटल नहीं दे सकते हैं, दुनिया के सामने नहीं लेकर आ सकते हैं।
तो इसलिए वहाँ पे आइजा ब्राइडली जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेले ही चले जाते हैं और इसके बदले में हम देखते हैं कि वहाँ पे इसी की सज़ा में उनको 30 साल की कैद सुनाई जाती है और वो बताते हैं कि 30 साल की कैद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए, उनके घर वालों को ये बता दिया गया कि वो मर चुके हैं। तो इस चीज़ को देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा डार्क चीज़ है। और बताते हैं कि जब उनको कैद किया गया था और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे तो वहाँ पे एक नर्स थी जिसको जो है उनके ऊपर रहम आ गया था और उसने फेक रिपोर्ट्स बना के इस बात को साबित कर दिया कि आइजा ब्राइडली मर चुके हैं और इसी तरह वो जो है वहाँ से आज़ाद हो सके। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी बात यह है कि आइजा ब्राइडली यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर अब तुम वापसी आ गए हो मेरे पास और तुम्हें ये लग रहा है कि अब दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है। यूएस गवर्नमेंट कभी भी किसी भी ब्लैक पर्सन को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देगी। और ये बात सुन के सैम की जो है थोड़ी सी आंखें और कान खुल जाती हैं और एक तरह का वो फैसला कर लेता है कि अगर ऐसा है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल बदल के रहेगा और वो इस शील्ड के साथ वहाँ से आगे चला जाता है और वो शील्ड को लेता है और वापसी अपनी बहन को कॉल मिलाता है कि वो वापसी घर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो अपने घर जाता है तो वापसी उनकी शिप को जो है बेचने वगैरह की बातें चल रही होती हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी। लेकिन उसकी बहन बताती है कि जो इसका जहाज़ खरीद रहे थे अब उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि इसकी जहाज़ की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है और उसको बनाने में जितना खर्चा आएगा उतना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फैल्कन बोलता है कि इस जहाज़ को कुछ भी हो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरह उनकी बातों से बातें निकलती तो पता चलता है कि उनके माँ बाप ने जो है इस टाउन के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात वगैरह किए हैं। तो इसलिए फैल्कन बोलता है कि अब हमारा वक्त है कि हम उनसे एक फेवर मांगे और इस तरह फैल्कन अपने मोहल्लेदारी के हर एक शख्स को बुलाता है इस बोर्ड को रिपेयर करने में उसकी मदद के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सैम जो है पूरे गांव वालों की मदद इस्तेमाल करना शुरू करता है उस शिप की जो है मरम्मत वगैरह करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जो है वहाँ पे उसके पास बकी उससे मिलने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे दरअसल उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उसको एक चीज़ देने के लिए आया होता है जो कि एक दरअसल ब्रीफ केस होता है। और उस ब्रीफ केस को देखते ही हम पहचान गए थे कि ये चीज़ जो है ज़रूर वकांडा से आई है। यहाँ पे जो उसने फैल्कन के लिए कोई चीज़ तैयार करवाई है वकांडा से और ये वही फेवर है जो कि उसने थोड़ी देर पहले अभी आयो से मांगा था, जो कि मैंने आपको कहा था आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस ब्रीफ केस के अंदर क्या चीज़ है फैल्कन यहाँ पे भी खोल के नहीं देखता है क्योंकि अभी वो लोग उस जहाज़ की मरम्मत वगैरह करने में मसरूफ होते हैं। और हम देखते हैं कि बकी भी यहाँ पे इस बीच आता है और अच्छी तरीके से उसकी मदद करवाता है जहाज़ को स्टार्ट करने में और उसमें जो भी खराबी उसको पूरा करने में। और इसके बाद हमें इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है मादरीपुर का, जहां हम देखते हैं कि शेरन कार्टर बैठी हुई होती है और यहाँ पे किसी से बात कर रही होती है। वेल इसके कन्वर्सेशन के अंदर तो हमें नहीं बताया गया कि वो किससे बात कर रही होती है, लेकिन अगर आप इसके सब टाइटल्स ऑन करके इसको देखेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि वो बैटरॉक द लीपर से बात कर रही है। अब बैटरॉक द लीपर वही शख्स जो कि हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा था जिसने फैल्कन से मुकाबला करा था उस जहाज को हाईजैक करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि शेरन ने यहाँ पे जो है बैटरॉक द लीपर को किसी काम पे लगाया और वो ये भी बताती है कि उसने उसके ऊपर एक एहसान करा था वरना वो आज अल्जीरिया की जो है जेल के अंदर सड़ रहा होता। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि शेरन यहाँ पे जो है कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैंने पूरा गैस यही किया हुआ है कि हो सकता है कि यही खुद ही जो है पावर ब्रोकर है जो कि मादरीपुर को चला रही है। और अगर ये पावर ब्रोकर नहीं है तो कम से कम ये पावर ब्रोकर की बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट मेंबर है, तभी इसके पास इतना ज़्यादा हर चीज़ का एक्सेस मौजूद है। और यहाँ पे बैटरॉक द लीपर को वो किसी और के पास नहीं बल्कि कार्ली और उसकी गैंग के पास भेजती है। और हम देखते हैं कि इस तरह कार्ली की जो है वहाँ पे बैटरॉक द लीपर उसके पास कुछ वेपन्स वगैरह लेकर आता है और वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। और बेसिकली कार्ली हमें ये बताती है कि आज रात वो लोग न्यूयॉर्क के अंदर जो है GRC की जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग करने वाले हैं। मतलब लिटरली वो यहाँ पे वॉर का वर्ड इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब साफ है कि लास्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हमें दिखने वाला है जिसमें कार्ली जो है अपने सारे के सारे साथियों के साथ न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर हमला करेगी। और उसमें बैटरॉक द लीपर भी उनकी मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो फैल्कन से अपना बदला ले सके। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फैल्कन जो है अपनी शील्ड के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है और बकी भी इसके साथ यहाँ मौजूद होता है। और इन दोनों के बीच यही कन्वर्सेशन बेसिकली चल रही होती है कि शील्ड के हवाले से अब उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन बकी भी उसको यही समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है खासकर इस शील्ड की तो तुम्हें इसको अपने कंधों पर ही उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैल्कन को हम देख रहे हैं कि वो भी इस बारे में श्योर नहीं है कि वो शील्ड को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। लेकिन इन दी एंड वो बकी की बात सुनता है और इस शील्ड के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है, जहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मोन्टाज नजर आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि फैल्कन को जो है शुरू में इस शील्ड को चलाने में व्हील करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वो प्रैक्टिस करता रहा तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके परफेक्ट होता गया। और इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि टॉरिस भी जो है वो फैल्कन को बताता है कि वो जो है फ्लैग स्मैशर की जो है लोकेशंस को और उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और उसके मुताबिक उसको ऐसा लग रहा है कि उनका जो अगला बड़ा हमला होने वाला है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर होने वाला है। तो फैल्कन यहीं से बोलता है कि ठीक है इसके आगे से मैं संभाल लूँगा। और इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे GRC का जो सेंटर होता है वहाँ पे कुछ वोटिंग वगैरह चल रही होती है, लेकिन अचानक इनकी मीटिंग के बीच सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, इनके सारे के सारे सिस्टम हैक हो जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है कार्ली नहीं किए होंगे जो उसको नए वेपन्स जो है बैटरॉक द लीपर ने दिए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जब ये पूरी फैसिलिटी हैक हो चुकी है तो उसके बाद फैल्कन जो है अब उसने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो फाइनली अपनी शील्ड को व्हील्ड करेगा और कार्ली और उसकी फोर्सेस से उसको मुकाबला करने के लिए उनका सामना करेगा।
और हम तभी देखते हैं कि फैल्कन यहाँ पे उस वकांडन ब्रीफकेस को ओपन करता है अपने फिंगरप्रिंट्स को लगा के, और इस ब्रीफकेस को देख के बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जिस तरह टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन को जब उसका कॉस्ट्यूम बना के दिया था ब्रीफकेस के अंदर। लेकिन इस सूटकेस के अंदर क्या चीज़ है, इसके लिए हमने तकरीबन 10 से 15 सेकंड का इंतजार करा कि हमें कैमरा घुमा के दिखाया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा एपिसोड फैल्कन की स्माइल के साथ ही खत्म कर दिया गया और हमें नहीं पता चल पाया कि उसके अंदर उसका जो सूट है वो किस तरह का दिखता है, जो कि मेक सेंस भी करता है क्योंकि वो चीज़ जो है लास्ट एपिसोड के लिए वो लोग बचा के रखेंगे एक सुपर हीरो एंट्री के लिए। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि इस एपिसोड के अंदर जो है हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी देखने को मिला, और ये एंड क्रेडिट सीन के अंदर हम किसी और को नहीं बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जब अंधेरा हो रहा होता है तो वहाँ पे हमें हैमरिंग की आवाज़ आ रही होती है, और हैमरिंग की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे टोनी स्टार्क अपना केव के अंदर आर बार बनाता है इसी तरह की हैमरिंग हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल ये हैमरिंग कोई और नहीं बल्कि जॉन वॉकर यहाँ पे कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो अपने जो है मेडल ऑफ ऑनर को एक चीज़ के ऊपर जोड़ रहा है, और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि वो कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड अपने लिए बना रहा है। और ये बिल्कुल सेम कॉमिक्स जैसा है। कॉमिक्स में भी जब उससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड छीन ली गई थी तो उसने अपनी ही एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड बना ली थी, और उसके बाद से उसने अपना नाम कैप्टन अमेरिका से चेंज करके यूएस एजेंट रख लिया था, और अब बिल्कुल वो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि वो अपनी शील्ड के अंदर अपने मेडल ऑफ ऑनर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे उसको वहाँ पे चिपका रहा है ताकि उसको हमेशा याद रहे कि वो कौन था। तो ये चीज़ इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डार्क और हार्डकोर बना रही है। तो यहाँ से तो ये बात साफ हो जाती है कि यूएस एजेंट हमें अगले एपिसोड में भी दिखने वाला है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो जो लेडी कॉन्टेसा यहाँ पे आई थी अब वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन अगर सच कहूँ तो ये एपिसोड जितना ज़्यादा लंबा था ये उतना बोरिंग भी था। पिछले जो 2 एपिसोड गए वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इस एपिसोड को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया था मिड से। इसकी ओपनिंग और इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। खैर अभी के लिए यही हम कहना चाहेंगे कि लास्ट एपिसोड के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें जिनको कंक्लूजन पे आना है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर भी हमें स्टीव का जब भी जिक्र किया गया वो इसी तरीके से किया गया कि वो मर चुका है, और इसके बारे में हमें कोई उसका नामो निशान नहीं बताया गया है। तो वाकई में हो सकता है कि एमसीयू के अंदर स्टीव मर चुके हैं या फिर दुनिया की नज़र में स्टीव को मार दिया गया है। और आइजा ब्रैडली आगे जाके क्या करने वाले हैं, उनका क्या रोल होने वाला है, इसके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि उनको लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ अच्छे और बड़े रोल के अंदर दिखाना चाहिए। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर जितनी डिटेल्स मैंने नोटिस करी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और डिटेल है जो मुझसे मिस हो गई है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।